इन दिस लेक्चर अपन स्टार्ट करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री। वो केमिस्ट्री जो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम का हिस्सा है, वो केमिस्ट्री जो हमारे लाइफ साइंस के सिलेबस का हिस्सा है, एंड वो केमिस्ट्री जो हमारे एमएससी जूलॉजी एंड बॉटनी के सिलेबस का हिस्सा है। आज के लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे एटम एंड मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर, यानी कि हमारे सराउंडिंग में जो भी कोई मैटर है वो किसी ना किसी एलिमेंट से मिलकर बना हुआ होता है, एंड वो एलिमेंट से जो हमारी पीरियोडिक टेबल के अंदर है, उनमें से कितने एलिमेंट्स हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में होते हैं, ओनली अपन उन्हीं एलिमेंट्स की बात करने वाले हैं यहाँ पर। जो भी कोई मैटर होता है वो सॉलिड फॉर्म में हो सकता है, एंड अपन उसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, एंड और ज्यादा हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो गैस स्टेट में हो सकता है, एंड और ज्यादा हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो प्लाज्मा स्टेट में हो सकता है। अपन बात करते हैं कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के टिश्यू हैं या फिर बॉडी हैं, उनकी बेसिक यूनिट होती है सेल। वैसे ही किसी ना किसी मैटर की बेसिक यूनिट होती है कोई ना कोई एटम, यानी कि एटम को अपन और ज्यादा स्प्लिट करने की, सेपरेट करने की कोशिश करेंगे तो वो अपनी एटम वाली प्रॉपर्टीज खो देगा। एटम स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर हैज थ्री मेन पार्ट। प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक से ज्यादा एटम्स अगर एक साथ में है तो अपन उनको एलिमेंट्स बोल सकते हैं, एलिमेंट बोल सकते हैं। लेकिन अगर सिंगल एलिमेंट है कोई तो उसको अपन एटम बोलेंगे। ऑक्सीजन है वो एक एटम है, हाइड्रोजन है वो भी एक एटम है, नाइट्रोजन है वो भी एक एटम है। यानी कि सेम एटम से अगर आपस में बॉन्ड करके रखते हैं तो उनको अपन एलिमेंट्स बोल सकते हैं। एक से ज्यादा एलिमेंट अगर साथ में बॉन्डिंग कर रहे हैं तो उसको अपन मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, एंड एक से ज्यादा मॉलिक्यूल से मिलकर यहाँ पर मैटर बनाते हैं। एवरीथिंग इज सराउंडिंग ओवर। तो अभी तक लगभग 118 से 120 एलिमेंट्स नोन है, और इनमें से अप्रोक्स 83 एलिमेंट्स हैं जो नेचुरल एग्जिस्ट करते हैं, एंड इन 83 एलिमेंट्स में से 25 टू 26 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि सबसे ज्यादा अगर किसी एलिमेंट की बात करें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो ऑक्सीजन होता है, एंड देन कार्बन होता है, एंड देन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन एंड सो ऑन। एंड ये जो कुछ एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स ये लेस देन 0.01% से भी कम अमाउंट में एग्जिस्ट करते हैं। इन 25 से 26 एलिमेंट्स में से ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो मेजर कॉमन एलिमेंट्स हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। इनको शॉर्ट में अपन चेनोप्स भी बोल सकते हैं। ये कोई ऑर्डर्ड सीरीज नहीं है, इनको आप आगे पीछे करके कैसे भी राइट डाउन कर सकते हैं, लेकिन इनको याद करने के मैनर में यहाँ पर चेनोप्स के ऑर्डर में लिखा गया है। ये जो 6 एलिमेंट्स है हमारे, जो मेजर कंपोनेंट होते हैं हमारी बॉडी का, ये पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रो में ही एग्जिस्ट करते हैं। एंड एक सवाल आता है कि हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम ने इन्हीं एलिमेंट्स को प्रीफर क्यों किया गया, तो सबसे पहला रीजन है यहाँ पर स्मॉल साइज के होने के कारण इनमें स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, एंड इनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है 1 2 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ में बॉन्ड बनाने की। इनके अंदर मल्टीपल बॉन्ड्स बनाने की कैपेबिलिटी होती है। ये तीन प्रॉपर्टीज हैं जो इनको नेचर फेवर करती है कि ये हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम का हिस्सा है। ये जो 6 एलिमेंट्स हैं ये एक्वस एनवायरनमेंट में ज्यादा पाए जाते हैं, जबकि आप देखेंगे कि टेरेस्ट्रियल एरिया हमारी अर्थ का जो कंपोजिशन है उसके अंदर ये एलिमेंट्स ज्यादा नहीं है, जबकि एक्वस एनवायरनमेंट के अंदर ये जो एलिमेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। यानी कि ये इवोल्यूशन से जुड़ा हुआ मामला है। बात करते हैं अपन ने एटम के बारे में। एटम की कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी अपन ने कि ये बेसिक यूनिट होती है किसी भी मैटर की। कुछ एटम से मिलकर यहाँ पर मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड्स बनाते हैं, एंड न्यूक्लियस होता है एटम का, उसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं।
न्यूक्लियस के चारों तरफ कुछ ऑर्बिट्स होते हैं, उनके अंदर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ईच एलिमेंट हैज एटॉमिक नंबर। किसी भी एटम की अपनी अलग आइडेंटिटी होती है जिसको अपन एटॉमिक नंबर बोलते हैं। जो भी एटम है वो अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके अदर एटम के साथ में बॉन्डिंग कर सकता है, इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है एंड इलेक्ट्रॉन लॉस भी कर सकता है। एंड पीरियोडिक टेबल के अंदर इन सभी एटम्स की अलग आइडेंटिटी होती है, यानी कि ये पीरियोडिक टेबल को डिफाइन करते हैं। है वे स्पेसिफिक एटॉमिक मास, इनका एक अलग मोलिकुलर वेट होता है। एटम की स्ट्रक्चर के अंदर अपन ने देखा कि एटम के सेंटर में कोई न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट्स होते हैं। उन ऑर्बिट्स के अंदर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव चार्ज होते हैं एंड न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन से एंड न्यूट्रॉन से होते हैं। प्रोटॉन्स यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज होते हैं एंड न्यूट्रॉन्स का आप नेम से ही पता लगा सकते हैं कि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होते हैं। फिर बात करें कि एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर यानी कि किसी भी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स हैं वो उसके एटॉमिक नंबर होंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर एंड वही उसकी आइडेंटिटी होगी। जितने यहाँ पर प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही उस एलिमेंट में न्यूट्रॉन्स होते हैं, एक हाइड्रोजन को छोड़कर। यानी कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, हाइड्रोजन के अंदर एक ही प्रोटॉन होता है, इसलिए उसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता। हम लोगों ने देखा कि प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। अगर एक से ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे किसी न्यूक्लियस में तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक रिपल्सन जनरेट होगा एंड उससे बचने के लिए यहाँ पर प्रोटॉन्स जितने होते हैं उतने ही न्यूट्रॉन्स होते हैं। उस रिपल्सन को कम करने के लिए किसी भी एटम के अंदर मास अगर कंसीडर करते हैं तो उसके अंदर जितने भी प्रोटॉन है प्लस न्यूट्रॉन है उनका सम उस एटम का मास होता है 1.67 इंटू 10 टू की पावर 27 नेगेटिव। ये एक प्रोटॉन का मास होता है एंड अप्रोक्स सेम इतना ही एक न्यूट्रॉन का मास होता है। तो किसी भी एटम का अपन मास कंसीडर करते हैं तो उसके अंदर जितने प्रोटॉन्स हैं प्लस जितने न्यूट्रॉन्स हैं उनका ही मास कंसीडर करते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास कंसीडर क्यों नहीं करते? इलेक्ट्रॉन का मास न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन से 1800 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मिले तब जाकर एक प्रोटॉन या फिर एक न्यूट्रॉन के बराबर उनका मास होगा। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का कोई यहाँ पर मास नहीं होता, नेग्लिजिबल होता है। प्रोटॉन के मास को भी अपन एक कंसीडर करते हैं यहाँ पर एंड न्यूट्रॉन के मास को भी एक कंसीडर करते हैं एंड जितना यहाँ पर प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है अप्रोक्स उतना ही इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। 1.67 इंटू 10 टू की पावर नेगेटिव 24 इनको अपन ग्राम में लिख सकते हैं एंड किलोग्राम में लिखें तो अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। इसके बाद में बात करें एक टर्म आती है यहाँ पर आइसोटोप। व्हाट इज द आइसोटोप? आइसोटोप किसी भी एटम की डिफरेंट फॉर्म हो सकती है या डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, डिफरेंट एटॉमिक मास। अगर किसी एटम के पास में यहाँ पर प्रोटॉन है 6 तो उसके पास में 6 ही न्यूट्रॉन होते हैं, इसलिए C6 एंड C12 इस तरीके से अपन डिनोट करते हैं। लेकिन यहाँ पर न्यूट्रॉन्स के नंबर इंक्रीज हो जाए, जैसे मान लीजिए कि 6 प्रोटॉन है एंड 7 न्यूट्रॉन्स है तो इसको अपन C6 एंड 13 लिखेंगे। ये भी कार्बन की एक फॉर्म है जो एग्जिस्ट करती है हमारे एनवायरनमेंट में। एंड देन बात करें कि 6 प्रोटॉन है लेकिन 8 न्यूट्रॉन्स हैं तो इसको लिखेंगे C6 एंड 14, यानी कि न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स को अपन कंसीडर करते हैं मास के लिए एंड प्रोटॉन से इनकी एटॉमिक आइडेंटिटी होती है, एटॉमिक नंबर प्रोटॉन्स के बेस पे दिए जाते हैं। इसके अंदर अगर न्यूट्रॉन से इंक्रीज हुए न्यूट्रॉन्स के नंबर तो मास इंक्रीज हो गया, लेकिन अभी भी इनकी आइडेंटिटी कार्बन है क्योंकि इसके पास में प्रोटॉन 6 है। अगर प्रोटॉन्स के नंबर इंक्रीज हो जाएंगे तो ये अपनी प्रॉपर्टी खो देगा एंड यहाँ पर 7 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट होगा।
इसलिए प्रोटॉन्स की नंबर यहाँ पर सेम होती है, लेकिन इन फॉर्म्स के अंदर न्यूट्रॉन्स के नंबर इंक्रीज हो जाते हैं। ऐसे ही हाइड्रोजन के पास में है कि उनके पास में भी न्यूट्रॉन्स के नंबर इंक्रीज हो गए। तो कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनकी ये वाली फॉर्म भी एनवायरनमेंट के अंदर एग्जिस्ट करती है, एंड जिनके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के बीच में ज्यादा डिफरेंस इंक्रीज हो जाता है, तो ऐसे एटम्स के न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाते हैं, जो स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए इनके न्यूक्लियस में डीके होता है। यानी कि इनके न्यूक्लियस में जो भी न्यूट्रॉन्स वगैरह है वो स्प्लिट होते हैं। ऐसे एटम्स को जिनके न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं और स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए रेडिएशन एमिट करते हैं, रेडिएशन वेव्स हो गई, फ्यूजन पार्टिकल्स हो गए, ऐसे एटम्स को रेडियो आइसोटोप बोलते हैं। जैसे अपन ने कार्बन की कुछ फॉर्म्स देखी, जैसे C6 एंड 12, यहाँ पर 6 प्रोटॉन्स है एंड 6 न्यूट्रॉन्स है, इसका न्यूक्लियस स्टेबल है। एंड एक फॉर्म देखी अपन ने C6 एंड 14, यहाँ पर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स के बीच में डिफरेंस है, तो ये रेडियो आइसोटोप है। ऐसे एटम के न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होते हैं, एंड ये स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए यहाँ पर रेडिएशन एमिट करते हैं, और ये रेडिएशन एमिट करने वाले एटम्स को अपन रेडियो आइसोटोप्स बोल सकते हैं। एंड रेडियो आइसोटोप्स तीन तरीके की रेडिएशन एमिट कर सकते हैं, अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन एंड गामा रेडिएशन। जैसे कि कार्बन C6 एंड 14 के पास में प्रोटॉन्स तो 6 हैं लेकिन न्यूट्रॉन्स 8 हैं, तो एक न्यूट्रॉन स्प्लिट होगा, डीके होगा, एंड ये न्यूट्रॉन एक नेगेट्रॉन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा एंड एक पॉजिट्रॉन के अंदर स्प्लिट होगा। इस पॉजिट्रॉन का मास होता है 1 एंड नेगेट्रॉन का मास होता है 0, नेग्लिजिबल, एक इलेक्ट्रॉन के जितना मास होता है तो ये नेग्लिजिबल है। एंड नेगेट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है एंड पॉजिट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। स्प्लिट हुआ ये न्यूट्रॉन पॉजिट्रॉन में, तो यहाँ पर पॉजिटिव है और इसका मास +1 है, तो यहाँ पर एक प्रोटॉन इंक्रीज हो जाएगा एंड एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, कि प्रोटॉन 7 हो गए एंड न्यूट्रॉन भी 7 हो गए, यानी कि ये नाइट्रोजन 14 में कन्वर्ट हो गया, साथ में एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया। आप लोगों ने सुना होगा कि अपन कार्बन डेटिंग मेथड के अंदर कार्बन को किस तरीके से डिटेक्ट करते हैं, कि कार्बन की हाफ लाइफ होता है 5800 ईयर, इसके बाद में हाफ ऑफ कार्बन कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोजन के अंदर, यानी कि उसके न्यूक्लियस में डीके होता है, और जो भी न्यूट्रॉन्स है वो न्यूट्रॉन्स स्प्लिट होते हैं, एक पॉजिट्रॉन एंड एक नेगेट्रॉन में। नेगेट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, उसका मास नेग्लिजिबल होता है, एंड पॉजिट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है एंड +1 उसका मास होता है, यानी कि पॉजिट्रॉन एक प्रोटॉन के बराबर है, तो उसमें एक प्रोटॉन की प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाएगी एंड एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा। तो कार्बन 6 के अंदर एक प्रोटॉन इंक्रीज होता है, तो वो यहाँ पर नाइट्रोजन 7 एंड 14 उसका मास इसकी प्रॉपर्टी रखता है, तो वो नाइट्रोजन 7 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये था रेडियो आइसोटोप्स का बीटा डीके। ऐसे ही अपन बात करेंगे अल्फा डीके की, बीटा डीके की एंड गामा डीके की। तो चलिए मिलते हैं बायोकेमिस्ट्री के सेकंड लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।